गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट क्लास 10th इसका हम पार्ट 3 लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। चलिए इसमें देखते हैं। चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है वो हमें अफेक्ट करता है। एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट। और हमारी जो एक्टिविटी होती है वो एनवायरनमेंट को चेंज करती है। तो सीधी सी बात है कि एनवायरनमेंट को चेंज होने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, और हमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ह्यूमंस के द्वारा जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई है वो कौन कौन सी है। नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, है ना। सबसे पहले हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे, फिर वेस्ट डिस्पोजल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। पॉल्यूशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। चलिए, तो इन सभी और भी जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ओजोन के बारे में हम बात करें तो उसका जो फार्मूला है वो O3 है। O3 आप O3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक वैसा लिखा हुआ है। ओजोन इज़ लार्जली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पर है ओजोन? कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन कहाँ पर है, कौन से हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में है ना। विच इज़ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और कहाँ से है? फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है। लगभग 12 किलोमीटर से शुरुआत होकर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसका थिकनेस है। ठीक है। इसमें हमारी ये जो ओजोन लेयर होती है ये इसी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। ओजोन इज़ डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन है वो काफ़ी पॉइजनस होती है। मतलब अगर इस 12 किलोमीटर के नीचे ओजोन आपको मिलेगी तो वो पॉइजनस हो सकती है आपके लिए। तो ग्राउंड लेवल की जो ओजोन होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो नॉक्स मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरे कुछ और केमिकल्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों से मिलकर सोलर रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है इसका फॉर्मेशन होता है। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो एक बैड ओजोन होती है। इट इज़ नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। ये एयर में डायरेक्टली एमिट नहीं होती है, बट इट क्रिएट्स बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड्स इसमें रह जाते हैं ओजोन में, और ये हमारे ब्रीदिंग या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैडली अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसलिए जो ग्राउंड लेवल की जो ओजोन होती है जो नॉक्स और VOC से मिलकर बनती है ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डेंजरस होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि ओजोन इज़ डेडली पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन इज़ फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि वही फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में O+O 2 ऑक्सीजन के एटम में टूट गया। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन के 2 एटम में टूट गया। स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्प्लिटिंग इनटू एटॉमिक कंडीशंस। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये कोई एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है और O3 बनाता है। O2 + O = O3। दिस इज आल्सो
कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ पर होगा, ये इस 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेडिएशन में होगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। वहाँ पर ये प्रोसेस होगी और वहीं पर ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो नेचुरल ओजोन बन रही है, दिस ओजोन इज़ वेरी हेल्पफुल और वी कैन से प्रोटेक्टिव फॉर अस, बिकॉज ऑफ ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सन से आते हैं धरती के ऊपर, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये ट्रैप करने का काम करती है। और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, यानी कि जो कैंसर भी हो सकता है, उस कैंसर से हमें और प्लांट्स को और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको बचाने का काम करती है। सो द ओजोन विच इज़ नेचुरली formed in this particular area 12 to 50 kilometer above in stratosphere by the photochemical reaction। ठीक है, this ozone is good for us and it is protective in nature। ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह होती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है और हमें बचाती है। ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच absorb most of the harmful ultraviolet radiations of the sun, thus protecting the living beings of the earth from health hazard like skin cancer, cataract in eyes, है ना, आई में मोतियाबिंद जिसको अपन बोलते हैं, उससे weaken immune system, destruction of plants में भी बहुत सारी problems हो सकती है, etc. The decline of ozone layer thickness in Antarctica was the first observed in 1985 and was termed as ozone depletion, ozone hole, sorry यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ozone hole के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले कहाँ देखा, एंटार्क्टिका में देखा गया। ठीक है, कब देखा गया, 1985 में देखा गया, और इसको किस नाम से जाना गया, ओजोन होल के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मालूम कर चुके हैं, ओजोन कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होती है और उसकी प्रेजेंस कहाँ मिल सकती है, 12 से 50 किलोमीटर में। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बनती है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, दिस इज़ द रिएक्शन। ठीक है, उसको ब्लैंकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो यूवी रेस को रोकती है आने से, जिससे हमें कौन कौन सी चीज़ों से बचा सकती है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट ऑफ आइज, वीकन इम्यून सिस्टम, और प्लांट्स को भी डिस्ट्रक्शन से बचाती है। ठीक है, 1985 में पहला ओजोन डिप्लेटेड पार्ट देखा गया एंटार्क्टिका में, जिसको ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, डिस्कस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करते हैं। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन का ब्रेकडाउन होना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक्सेसिव यूज़ होता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हमारी ओजोन को डिप्लेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अ सिंथेटिक inert chemical freon which are used as refrigerator and in fire extinguishers, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है उनमें भी यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ किया जाता है। कौन, ये CFCs caused ozone depletion in the upper atmosphere। a single chlorine atom can destroy how many, 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। एक CFC का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लेट कर सकता है। ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, डिड एन एक्सीलेंट जॉब फॉर फॉरेजिंग एन एग्रीमेंट फॉर फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, टोक्यो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, बाय ऑल द कंट्रीज। ठीक है,
तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड, ओजोन को डिप्लेट करने वाला जो फैक्टर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो कहाँ से एमिट होता है? वो हमारे रेफ्रिजरेटर से एमिट होता है, एसीज से एमिट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वहाँ से एमिट होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लेट करने की क्षमता रखता है। तो हम चलते हैं गार्बेज डिस्पोजल में। तो गार्बेज डिस्पोजल का मतलब जो वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, ऑफिसेस से, हॉस्पिटल्स से, उसको हम किस तरीके से डिस्पोज करें। तो दिस इज़ व्हाट गार्बेज डिस्पोजल। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड rise in demand of consumer goods have created a major problem in the form of wastage, garbage accumulation and its disposal, especially in urban areas. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी जो डिमांड थी, कंज्यूमर गुड्स डिमांड है, वो बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण एक मेजर प्रॉब्लम हुई कि भाई जब चीज़ें जाएंगी तो उन चीज़ें जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे कई सारा वेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये वेस्ट और गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से इनको डिस्पोज किया जाए, इसकी एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई है ना। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड आर, है ना। डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ होती है वेस्ट डिस्पोजल की पूरे वर्ल्ड में, वो कौन कौन सी हो सकती है? नंबर 1 ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले कि किस तरीके से उसको खुला ही छोड़ दिया जाए। तो आप जानते हो कि खुला ही छोड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन, इट एक्चुअली कॉजेस पॉल्यूशन। तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कन्वेंशनल पुराना तरीका है ये, जिसमें हम एक डेफिनेट जगह को तय कर लेते हैं और वहाँ पर सॉलिड वेस्ट को पटक देते हैं। ठीक है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। आगे हम पढ़े तो लैंड फिलिंग, नंबर 2 पे आता है लैंड फिलिंग। अब लैंड फिलिंग का मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ने वाली बात होगी। वेस्ट आर डम्प्ड इन लो लिविंग एरिया एंड आर कॉम्पैक्ट बाय रोलिंग विद द बुलडोज़र्स। तो जो लो लिविंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वेस्ट को हम डाल देंगे ज़मीन के अंदर, ठीक है, और उसको बुलडोज़र से उसको दबा दिया जाएगा ज़मीन के अंदर, इसको बोलेंगे लैंड फिलिंग। तो जो हमने ओपन डंपिंग देखा था इसके पहले वाला केस, उससे ये बेटर है, क्योंकि ये जब इसको हम बुलडोज़र से दबा देंगे ज़मीन में या थोड़ा इस तरीके से, तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक्सपोज नहीं होगा, तो ये कम से कम पॉल्यूशन करेगा, मतलब कंपैरेटिवली कम पॉल्यूशन करेगा जो पहली ओपन डंपिंग हमने देखी उसके कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इनटू अ कंपोस्ट पिट 2 मीटर 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये 2 बाय 1 मीटर का एक गड्ढा हम खोद लें, उसके अंदर इसको डाल दें, कंपोस्ट पिट बना दें, उसमें डाल दें। इट इज़ देन कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके बाद में उसको सॉइल की थीन लेयर से कवर कर दें। आफ्टर अबाउट 3 मंथ द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमने ऑर्गेनिक को वेस्ट को लिया, उसको कंपोस्ट पिट के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर सॉइल की पतली सी लेयर चढ़ा दी, लगातार उसको हम थोड़ा बहुत उसमें पानी डालते रहेंगे। 3 महीने के बाद में वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपने जो वेस्ट था, ऑर्गेनिक वेस्ट था, उसको भी यूटिलाइज कर लिया, वो भी यूज़फुल हो गया आपके लिए। सो दिस इज़ मच बेटर टेक्निक ऑफ गार्बेज डिस्पोजल एज कंपेयर टू लैंड फिलिंग एंड ओपन डंपिंग। इसके अलावा
कुछ ट्रिपल आर कंसेप्ट के बारे में हम बात करें। रिसाइकलिंग द सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द कंस्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल्स। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको छोटे टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर देन यूज टू मेक न्यू आइटम्स। उसको वापस से उस छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के गला के वापस से नया आइटम बना सकते हैं। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो रिसाइकलिंग की एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। मान लिया जाए जैसे पॉलीथीन है, बहुत सारा पॉलीथीन आपके घर में इकट्ठा हो गया, तो जो पॉलीथीन कलेक्ट करने वाला बंदा आता है उसको आप दे दें, वेंडर को दे दें, वो उसको कलेक्ट करके वापस इंडस्ट्री को पहुंचा देगा। इंडस्ट्री को नई पॉलीथीन बनाने के लिए वापस नए केमिकल रिएक्शंस नहीं करवाने पड़ेंगे, इसी पॉलीथीन को गला के वो नया पॉलीथीन बना सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग से भी हम जो हमारा जो गार्बेज है उसको रिसाइकलिंग की प्रोसेस के थ्रू भी डिस्पोज कर सकते हैं। रीयूज़, आगे हम बात करें रीयूज़। A very simple conventional technique of using an item again and again. For example, paper can be reused for making envelopes etc. तो जैसे पेपर है तो उसको आप इन्वेलप बना सकते हैं, और इन इन्वेलप को हम जैसे किराने की दुकान है तो वहाँ पर किराना जो है वो पॉलीथीन में देते हैं, वो लोग पॉलीथीन में ना दे के पेपर बैग में दे सकते हैं। मेडिकल पे हम जाते हैं मेडिसिन्स वगैरह ख़रीदने के लिए तो वो भी पॉलीथीन में देते हैं, वहाँ पर भी इस पेपर में मेडिसिन आ सकती है। तो इस तरीके से ये रीयूज़ का कंसेप्ट है जिसमें हम उसको वापस अगेन एंड अगेन उसको यूज़ कर लें, जो भी वेस्ट है उसको अगेन अगेन यूज़ कर लें। तो यहाँ पर भी हम ये भी एक गार्बेज डिस्पोजल का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक और टेक्निक मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो एक तो रिसाइकल हो गया, रीयूज़ हो गया, और तीसरा रिड्यूस कर सकते हैं हम। रिड्यूस का मतलब ये कि हमें जितनी आवश्यकता हो, जैसे हम जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वेजिटेबल परचेस करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम 4 वेजिटेबल लेने के लिए 4 अलग अलग पॉलीथीन लेते हैं कि आप इनको मिक्स मत करिए, अलग अलग दे दीजिए। तो ऐसा ना करके हम हो सकता है कि हम घर से इसके बजाय हम घर से कपड़े का बैग लेके जाएं, और उस बैग में उसको 2 बैग ले जाएं, 3 बैग ले जाएं, और तीनों सब्जियों को अलग अलग ला सकते हैं। घर में ला के तो उसको धो के फ्रीज में रखना ही है, या जो भी हमारे पात्र हैं वहाँ रखते हैं। तो वो जैसे ही वो सब्जियाँ अगर हम पॉलीथीन में लेके आते हैं, घर पे आते हैं पॉलीथीन बेकार हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फेंकने के लायक ही बचता है फिर वो। तो इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उनको हम रिड्यूस कर दें, रीयूज़ कर लें। हम यहाँ पर जो डिफरेंट मटेरियल है उनको रीयूज़ कर लें, रिसाइकल कर लें। ठीक है, तो ट्रिपल आर कंसेप्ट, जो 3R कंसेप्ट है, इससे भी हम गार्बेज डिस्पोजल, और या यूँ कहें कि इन्वायरमेंट को डिफरेंट मटेरियल्स मतलब बहुत सारे जो पोल्यूशंस हो रहे हैं उन पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेन पेपर टेस्ट दिया हुआ है उसको सॉल्व करें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मुझे भेजें कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चों का और टीचर्स का बना हुआ है उसमें ना डालें, आप डायरेक्ट मुझे भेज दें, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड में उसको रख लूँ कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो भी मैं उसका एनालिसिस करके रखूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CBSE ने कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया है सिलेबस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को हम देख लें जो हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहे, पहले थे अब नहीं रहे, तो ताकि हम बेटर तरीके से हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें और बहुत अच्छे से उनको पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।